हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, मैं लाली वर्मा नेक्स्ट टॉपर्स के क्रैश कोर्स की हिंदी क्लास में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना भी करती हूं कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, क्योंकि स्वस्थ रहने पर ही आप अपनी परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छे से भरपूर तैयारी कर पाएंगे। तो हम पहुंच चुके हैं क्रैश कोर्स में आपकी पाठ्य पुस्तिका स्पर्श के पाठ 9 की तरफ। नाम है डायरी का एक पन्ना। भाई, डायरी का पन्ना, एक पूरा पाठ एक डायरी के पन्ने पर, ऐसा क्या है उस डायरी के पन्ने में? ये तो हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये तो जान ले कि ये लिखा किसने है। ये लिखा है सीताराम सेकसरिया जी ने। सीताराम सेकसरिया जी, क्या नाम सुना है? जी हां, हिंदी के महान लेखक, रचनाकार और स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने वाले थे। ये भारत सरकार ने इनको पद्मश्री से भी अलंकृत किया था, सम्मानित किया था। तो आइए सबसे पहले हम जान लें सीताराम सेकसरिया जी के जीवन के बारे में। सन 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे सीताराम सेकसरिया का अधिकांश जीवन कलकत्ता में बीता। व्यापार व्यवसाय से जुड़े सेकसरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक और संचालक रहे। तो आप यहां देख सकते हैं कि व्यवसाय और व्यापार से भी जुड़े थे। मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल मल्टी टैलेंटेड। गजब, जय हो भाई। इस तरह के यदि हमें हमेशा ऐसे प्रेरणा स्रोत मिलते रहेंगे तो हमारे बच्चे तो मल्टी टैलेंटेड होंगे और आगे चलकर वे अपने परिवार, समाज और देश का नाम चारों दिशाओं में गुंजायमान करेंगे, रोशन करेंगे। तो आप देखिए, साथ ही साथ वे थे व्यापार व्यवसाय से तो जुड़े थे ही, और इसी के साथ साथ वे साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक, संचालक भी रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली। महात्मा गांधी के आह्वान पर भी उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली, अर्थात देश की स्वतंत्रता में भी आपने योगदान दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ये करीबी रहे। अब आप देख सकते हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी बोस, इनके ये करीबी रहे। मतलब ये कितने बड़े स्वतंत्रता सेनानी, कितने बड़े देशभक्त, कितने बड़े देश प्रेमी रहे हैं। इनके भी ये करीबी रहे, अर्थात इनके मन में देश प्रेम की भावना भी कूट कूट कर भरी थी। तो ना केवल लेखन में, ना केवल व्यवसाय में, ना केवल साहित्यिक या सांस्कृतिक या शिक्षण में, बल्कि देश प्रेम की भावना भी इनमें कूट कूट कर भरी थी। और इनमें स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल की यात्रा भी की। कुछ साल तक आजाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। कब किया बेटा? 1962 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। तो जन्म कब हुआ? जन्म हुआ सन 1892 और निधन हुआ सन 1982। याद रखिएगा, 1862 से 1982 इनका जीवन काल रहा। सीताराम सेकसरिया को विद्यालय शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला। आप और ध्यान दीजिए, हमने अभी पिछले पाठों में भी ये पढ़ा है कि और भी ऐसे कई हिंदी साहित्यकार थे जिन्हें विद्यालय जाकर शिक्षा का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, जिन्होंने स्वाध्याय से ही, स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी से ही अपने अध्ययन को जारी रखा और इतने अच्छे से अध्ययन किया कि आज हम सब उनको पढ़ रहे हैं। आज वे हमारी प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। तो बेटा, सेल्फ स्टडी कितना बड़ा रामबाण इलाज है, ये तो आप समझ ही चुके होंगे। हम पढ़ते हैं, हम विद्यालय जाते हैं, हम इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन हम पढ़ते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं, जब हम स्वाध्याय करते हैं, तो हमारा पूरा जो कॉन्सेप्ट रहता है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहता। अब ये बच्चे जिनको नहीं पढ़ना होता है, वो यहाँ वहाँ की बहुत बड़ी बड़ी अपनी बातें कहने लगते हैं। अरे स्कूल से इतनी देर पढ़कर थक कर आया, कोचिंग पढ़ ली, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ना, अब क्या सेल्फ स्टडी करें।
लेकिन जिनको पढ़ने का जुनून होता है, जिनमें पढ़ने का जज्बा होता है, वे बिल्कुल सक्सेस होने के लिए दिन रात एक कर लेते हैं, दिन रात एक कर देते हैं और तब तक नहीं रुकते जब तक कि उनको सफलता प्राप्त नहीं हो जाती। स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा, स्मृति कर्ण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। अब एक डायरी का पन्ना जो है उन्हीं की रचना है। इस एक डायरी के पन्ने में उन्होंने क्या बताया है, बताइए क्या बताया होगा, अनुमान लगाइए। क्या उन्होंने अपनी रचनाओं के बारे में बताया होगा? क्या उन्होंने नारी शिक्षा से जुड़ी हुई कोई बातें बताई होंगी? या फिर उन्होंने अपनी देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता या रक्षा के बारे में बताया होगा? या फिर देशवासियों के मन में, अब देखिए सन 1892 से 1982 के बीच की बात है ये, ठीक है। 1962 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया, मतलब देश की आजादी से पहले और देश की आजादी के बाद, ठीक है। उस समय उन्होंने क्या किया होगा एक डायरी के पन्ने में, वो कौन सा समय रहा होगा जब ये डायरी का पन्ने का इस जिक्र हो रहा है? यस, बहुत सही, बहुत सही। वो बात थी 26 जनवरी सन 1931 की। वेरी गुड। तो ये बात थी एक डायरी के पन्ने में उनकी, ये बात थी कि जब सन 1931 में ऐसा लगा जैसे कलकत्ता में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया हो। आखिर क्यों? आइए पढ़ते हैं। 26 जनवरी, आज का दिन तो अमर दिन है। 26 जनवरी अकेला हमें सुनने से लगता है 26 जनवरी सन 1950 क्या हुआ था? हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। लेकिन ये रिपब्लिक डे की बात नहीं है, ये गणतंत्र दिवस की बात नहीं है, ये बात है 26 जनवरी सन 1931 की, ठीक है। आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। जो लोग इस बारे में अभी नहीं जानते होंगे कि ये कौन सा डायरी का पन्ना है, और यदि सिर्फ वो ये लाइन पढ़ेंगे तो उनको लगेगा ये क्या लिखा है, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस। नहीं नहीं, ये तो गलत लिखा है। स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को मनाया जाता है। वे अपने हिसाब से सही सोच रहे हैं, लेकिन इसके अनुसार तो ये सही है। तो 26 जनवरी सन 1931 की बात है। ये कब की बात है बेटा? 26 जनवरी 1931, ठीक है। 26 जनवरी 1931, आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफी तैयारियां पहले से की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया, केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च हुआ। अब बात चल रही है उस दिन की कि उस दिन क्या क्या हुआ। 2000 उस समय काफी वैल्यू रखते थे। 2000 प्रचार में खर्च हो गया, बहुत बड़ी बात थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था, लेकिन इस बार हमने और अधिक योगदान दिया, सहयोग दिया। सारे काम का भार अपने समझते थे अपने ऊपर है। वाह, क्या बात है। जब हम अपने कार्य को अपना समझ के करते हैं तो वो कभी भी बोझ नहीं लगता। चाहे वो हमारी नौकरी हो, चाहे वो हमारी घर की जिम्मेदारियां हो, चाहे हमारी पढ़ाई लिखाई हो या हमारे कर्तव्य हो। जब हम अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने उत्तरदायित्वों को अपना समझकर निभाते हैं ना बेटा, तो ये कभी भी बोझ नहीं लगती। और ऐसी भावना यहां भी दिखाई दे रही है। सारे काम का भार अपने समझते थे अपने ऊपर है। सारे लोग, कलकत्ता वासी, सबको ये लगता था ये हमारा ही काम है, और अपना काम समझकर जब काम किया तो किसी को कोई थकावट महसूस नहीं हुई। और इसी तरह से जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया था। जो भी कार्यकर्ता थे उन्होंने अथक परिश्रम किया। अथक मतलब बिना थके, बिना रुके, पूरे जोश से, पूरे होश से, पूरे समर्पण से ये कार्य किया। बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर
राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल ही गई हो। अब कलकत्ता वासियों ने ये ठान लिया था कि जिस कलकत्ता को हमेशा कहा जाता है कि ये कलकत्ता वाले कुछ नहीं करते, इन कलकत्ता वालों को देश की आजादी से कोई लेना देना नहीं। आज वो कलकत्ता आजादी का जश्न इस तरह से मना रहा है जैसे कि उसको ये लग रहा है कि जैसे उसको मिल ही गई हो, स्वतंत्रता मिल ही गई हो। ठीक है, कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले कभी नहीं हुई थी। लोग ये देखकर आंखें चौंधिया रही थी उनकी, एकदम चकाचौंध थी कि हर घर तिरंगा। ऐसा लग रहा था जैसे बस स्वतंत्रता पूर्ण रूप से भारत या कलकत्ता स्वतंत्र हो चुका हो। कब? सन 1931 की बात है ये। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। वहीं पुलिस अर्थात ब्रिटिशर्स पूरी ताकत से हिंदुस्तानियों को, कलकत्ता वासियों को रोकने का प्रयास कर रही थी। मोटर लारियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था और बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया। अब पुलिस को यह शक था कि बड़े बड़े मैदान और बड़े बड़े पार्कों में ही इनका जुलूस निकाला जाएगा, इनकी मतलब समूह या इनके दल इकट्ठे होंगे। वहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपना भाषण देंगे जिससे ये कलकत्ता वासियों में देश प्रेम की और स्वतंत्रता की चिंगारी उठेगी। तो इनको इस तरह के स्थानों को बिल्कुल खाली ना छोड़ा जाए। तो पुलिस ने उनको पहले से ही घेर लिया। किसको बेटा? पार्कों को और मैदानों को पुलिस ने अर्थात अंग्रेजी सरकार ने घेर लिया। मोन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी उस जगह को तो भोर में 6 बजे से नहीं पुलिस ने बड़े पैमाने पर घेर लिया। कई जगह भोर में ही झंडा फहरा गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया और लोगों को मारा या हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए और वे भीतर ना जा सके। काफी लाठीचार्ज किए जा रहे। पुलिस अपनी तरफ से पूरी ताकत के साथ लगी हुई है कि इनको एकत्रित ना हुआ जाए, ना हो, ये है ना, और कई तरह से अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। अब वहां क्या हुआ? गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां थी, उनको गिरफ्तार कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि ना केवल कलकत्ता के पुरुष ही शामिल थे बल्कि लड़कियां और महिलाएं भी शामिल थी। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडा उत्सव मनाया। जानकी देवी, मदालसा आदि भी गई। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। कहते ना, जो हम दिल से चाहते हैं, कहते ना, जिसे हम पूरी शिद्दत से चाहे तो सारी कायनात भी उसे हमारा बनाने के लिए तैयार रहती है। अर्थात जब हम जोश से, जुनून से, लगन से, समर्पण से जिस कार्य की ठान लें तो वो कार्य होकर ही रहता है। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे। अपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया जिसमें मुख्य पूर्णदास और पुरुषोत्तम राय थे। अब जो लीडर्स थे, जो नेता थे, पुलिस ने उनको पकड़ लिया कि नेता को पकड़ लेते हैं, बाकी जनता तो वैसे ही पीठ दिखाकर भाग जाएगी। लेकिन सैल्यूट है उस जनता को, सलाम है कलकत्ता वासियों को कि उन्होंने अपने लीडर या अपने नेता के गिरफ्तार होने पर भी अपने आप को आगे बढ़ाते रहे, अपने आप को उस जुलूस में शामिल रखा। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णदास पर था। यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मोन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद
पुलिस अपना रंग ना दिखलावे, लेकिन पुलिस कब रुकने वाली थी? पुलिस तो ये देख रही थी कि कैसे ये लोग इकट्ठे होंगे और कैसे वो फिर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज की बात तो बहुत निराली थी। ऐसा लग रहा था जैसे देश में दिवाली थी, इतनी निराली लग रहा था देश में दिवाली। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में आज तक नहीं की गई, लेकिन सारे रिकॉर्ड टूट गए। कहना चाहिए कि ये ओपन लड़ाई थी। अब देखिए आप पुलिस की तरफ से क्या नोटिस जारी हुआ उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में पाठ के बीच से इस तरह की पंक्तियां प्रश्न के रूप में आपके सामने आ सकती हैं। तो अब देखिए पुलिस कमिश्नर ने एक नोटिस निकाल दिया, ठीक है, वहां से निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस दिया और सूचना दे दी गई कि यदि आप सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे, अर्थात आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा, नौकरी से बेदखल कर दिया जाएगा। ये किसने? अंग्रेजी सरकार अर्थात ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने ये नोटिस जारी कर दिया, क्योंकि अब दिख रहा है उसको कि चारों तरफ स्वतंत्रता की चिंगारी ज्वाला बनकर धधक रही है। उसने ये नोटिस जारी कर दिया कि अब किसी तरह की कोई सभा नहीं होगी, कोई भी व्यक्ति जुलूस में या समूह में खड़े तक दिखाई नहीं देंगे। साथ ही साथ जो सरकारी कर्मचारी थे उनके हाथ में नोटिस थमा दिया कि यदि आप किसी जुलूस में या किसी समूह में या किसी दल में दिख गए तो आपको दोषी करार दिया जाएगा, अर्थात आपको नौकरी से बेदखल कर दिया जाएगा। इधर काउंसिल की तरफ से भी नोटिस निकल गया। अब हम कहां पीछे रहने वाले थे? हमारे देश के वीर सपूत कब पीछे रहने वाले थे? तो काउंसिल की तरफ से भी उन्होंने नोटिस निकाल दिया। नोटिस ऐसा मुंह तोड़ जवाब कि अंग्रेजों के मतलब दांतों तले उंगलियां दबा कर रह गया। उनके ऐसा लगा जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। ओ माय गॉड, ओपन चैलेंज, इतना बड़ा चैलेंज, वो भी सरकार के विरुद्ध। असंभव, लेकिन किया संभव। ठीक है, अब उन्होंने भी कह दिया कि ठीक 4:24 पर जगह भी बता दी। मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और साथ ही साथ स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी जाएगी। खुली चुनौती दे दी गई। खुली चुनौती किसको दे दी गई? अंग्रेजी सरकार को खुली चुनौती दे दी गई। समझ में आया? अंग्रेजी सरकार को खुली चुनौती दे दी कि अब कर लो तुम। अब तो हमारे मन में जो चिंगारी थी स्वतंत्रता की वो ज्वाला बनकर धधक चुकी है। रोक सको तो रोक लो। अब कलकत्ता वासी मानने वालों में से नहीं थे, डरने वालों में से नहीं थे। उनके मन से, दिल से दहशत पूरी तरह से निकल चुकी थी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए, मतलब मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा, साथ ही साथ स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए, सभी लोग इसमें शामिल होंगे। युवा चैलेंज देखकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। अब क्या हुआ? ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए और सुभाष बाबू पर भी लाठियां चली। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम, भारत माता की जय, इस तरह से नारे लगा रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। रोक सकें तो ये रोक ले, कितनी लाठियां बरसाएंगे।
और क्या करेंगे, उनको जो करना हो करेंगे, हम तो आगे बढ़ेंगे और आज तो झंडा फहरा कर ही दम लेंगे। ये सब बिल्कुल ये खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले कभी नहीं की गई थी और आज वो खुला चैलेंज दिया और ऐसी सभा हुई। आगे बढ़ते जा रहे हैं सबके सब, किसी ने भी जरा सी भी अपने आप के कदमों को पीछे नहीं बढ़ाया, हटाया। अब ये सब तो अपनी सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। अब सुनिए सीताराम सेकसरिया जी जो लेखक हैं वो क्या कहते हैं कि अब तक जो लिखा वो तो मैं सुना हुआ लिख रहा हूं, अब तक तो सुना हुआ लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला अब नहीं था। मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस था इतना नहीं था कि अब स्पष्ट दिखाई ना दे। अब वो आराम से देख सकते थे, जो बातें अभी तक सुनी हुई लिख रहे थे अब वो देखकर। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे, यह अपनी आंखों से देखा, लेखक ने स्वयं अपनी आंखों से देखा। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मिच जाती थी। कितने ही नेताओं ने, कितने ही लीडर्स ने, कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों ने, कितने ही भारत मां के वीर मतलब सपूतों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, मृत्यु को सुमृत्यु में बदल दिया। कहते ना, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। ठीक है, वही किया। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि लिखा है क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मिच जाती थी। ऐसी मन में ऐसा दिल दहल जाता था। इधर ये हालात हो रहे थे कि उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर झंडा फहरा रही थी। लो, जो उनकी शर्त थी, जो उनकी खुली चेतावनी थी, जो उनका खुला चैलेंज था वो पूरा हुआ। सुभाष जी नहीं पहुंच पाए तो क्या, उनका तो ये था ना कि मॉन्यूमेंट पर ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और वो हुआ पूरा। देखिए इधर मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी। ये हालात कुछ और थे, लाठीचार्ज बरसा रही थी, परंतु स्त्रियों ने अपना काम पूरा किया और ठीक उसी समय, जिस समय बिल्कुल ये जो निकला था ना, फरमान जारी हुआ था, उसके अनुसार ही हो गया। घोषणा भी पढ़ रही थी, प्रतिज्ञा भी पढ़ रही थी स्वतंत्रता की। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलेंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी नहीं हटे। धन्य है सच में, मतलब पढ़कर, सुनकर, महसूस करके हमें रोम रोम जैसे एकदम गदगद हो रहा है उन वीर सिपाहियों को, उन वीर सपूतों को, उन भारत की नारियों को, स्त्रियों के बारे में सुनकर, पढ़कर हम गदगद हुए जाते हैं कि हमारा देश ये है, हमारा देश इतना महान है जिसके लिए उन्होंने अपनी जान की परवाह तक नहीं की। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी, उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हो गए, क्योंकि पुलिस कर्मी या पुलिस जो थे वो तो देख ही नहीं रहे थे, अंधाधुंध लाठी चार्ज बरसाए जा रहे थे। बड़ी भीड़, ज्यादा लोग घायल। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गईं, धरना देकर बैठ गईं, स्ट्राइक कर ली कि अब चाहे कुछ हो जाए हम तो अपने देश से तुम्हें निकाल कर ही रहेंगे। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। अब पुलिस तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगी, अंग्रेज क्या करेंगे, अपने बल, औजार, लाठियां, इनके सहारे से उन्होंने उन पर भी लाठियां बरसाना शुरू कर दी और उन्हें लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक बड़ा भाग आगे बढ़ा, जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गईं। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। पुलिस अपना घिनौना काम नहीं रोक रही थी, स्त्रियों पर लाठियां चला रही थी। जिनको हम देवी स्वरूप मानते हैं
उन पर भी लाठियां बरसा रही थी। जब उसको लगता कि हाँ अब कुछ शांत हैं या बैठे हुए हैं तो थोड़ा रुक जाती, बीच बीच में फिर लाठियां चलाने लगती। इतना क्रूर, इतना अत्याचार हुआ था हमारे देशवासियों पर। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। बृजलाल गोयनका, जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। अंग्रेजों का काम था कि उनके हौसले को पस्त करना, उनकी एकता को खंडित करना, लेकिन कहते ना अखंड भारत, एकता की मजबूती, साथ ही हाथ बढ़ाना, हमारी जो यूनिटी थी, जो एकता थी, उसके आगे अंग्रेज बौखला रहे थे, घबरा रहे थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। इधर ले जाते तो वहां इकट्ठे हो जाते, वहां ले जाते तो यहां। इतनी सारी पुलिस भी उनको रोकने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहां पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी पकड़ी गई। उसे मालूम था कि उसको थाने में भी मारा था। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गईं और जेल में डाल दी गईं। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार कभी भी नहीं की गई थीं। कलकत्ता के इतिहास में यह पहला ऐसा दिन था जब 105 स्त्रियों को इकट्ठा जेल में डाला गया था। 105। अब क्या हुआ, करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो अंग्रेज ऑफिस से फोन आया कि यहां बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहां गए। बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहां आ चुके थे। अब आपको लग रहा होगा कि फोटो उतरवा रहे थे, फोटो उतरवाने की क्या उनको इतना था कि वो फोटो उतरवा रहे थे? बेटा वो फोटो इसलिए उतरवा रहे थे ताकि समाचार पत्रों में छापा जा सके और हर एक व्यक्ति को यह पता चल सके कि हमारे देश के जो वीर हैं, जो समर्पण की भावना के साथ देश को आजाद कराना चाहते हैं, उनके साथ अंग्रेज सरकार क्या जुल्म कर रही है। इसलिए उन्होंने फोटो खिंचवाया, उनके साथ घायलों के साथ उनके फोटो खींचे ताकि आम जनता को भी ये पता चल सके कि अंग्रेज कितना अत्याचार कर रहे हैं और उनके मन में भी अंग्रेजों के खिलाफ वो चिंगारी उठे, वो ज्वाला उठे और वो भी अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए पूरी तरह से कमर कस लें। ठीक है, इसलिए फोटो खिंचवा रहे थे। बाद में 103 तक आ पहुंचे। अस्पताल गए, लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग हैं। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर यह कलंक था। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कलकत्ता के नाम पर यह कलंक था कि यहां काम नहीं हो रहा और वह आज बहुत अंश में धुल गया। लोग सोचने लग गए कि यहां भी बहुत सा काम हो सकता है और इतना काम जिसने स्वयं में एक अपना कीर्तिमान स्थापित किया। कीर्तिमान मतलब रिकॉर्ड स्थापित किया। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा इसी पाठ के अति 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 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। 26 जनवरी सन 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई? 26 जनवरी सन 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई थी? बताओ। काफी तैयारियां की गई थी। प्रचार प्रसार किया गया था। 2000 रुपए का खर्च भी हुआ था। इससे पहले इतनी बड़े पैमाने पर तैयारियां नहीं की गई थी। तो 26 जनवरी सन 1931 दिन को अमर बनाने के लिए काफी तैयारियां की गई। केवल प्रचार पर ही 2000 खर्च किए गए।
कार्यकर्ताओं को उनका कार्य घर घर जाकर समझाया गया कि आपको क्या करना है। तो अच्छे से आपको लिखना है। यदि इस तरह का प्रश्न आ जाए तो आपको पूरा डेट के साथ लिखना है, क्योंकि पाठ का नाम ही है डायरी का एक पन्ना, और डायरी का मतलब होता है पूरा डेट्स के साथ, दिन के साथ लिखना। घर घर जाकर समझाया गया कर्मचारियों को, कार्यकर्ताओं को। कलकत्ता शहर में जगह जगह झंडे लगाए गए, साथ ही साथ कई स्थानों पर जुलूस निकाले जा रहे थे और झंडा फहराया जा रहा था। टोलियां बनाई, टोलियां मतलब दल, ग्रुप बनाकर लोगों की भीड़ उस स्मारक के नीचे इकट्ठी होने लगी जहां सुभाष बाबू झंडा फहराने वाले थे और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ने वाले थे। इसीलिए 26 जनवरी सन 1931 का दिन इतना खास हुआ कि इतिहास रच गया। अगला है, आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहां काम नहीं हो रहा, वह आज बहुत अंश में धुल गया। इस तरह के प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। जैसे कि मैं बार बार आपको यही बताती आ रही हूं कि एनसीईआरटी के एज इट इज प्रश्नों को आपकी बोर्ड परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता। जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनका जो फॉर्मेशन है उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाता है, और बहुत से पाठ के बीच में से कुछ पंक्तियों को लेकर भी प्रश्न बनते हैं। जैसे देखो, अभी अभी हमने पढ़ा था ना, आज जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहां काम नहीं हो रहा। ये पाठ में हमने पढ़ा था और उसी का आ गया प्रश्न। तो ये बहुत अंश में धुल गया। इसको कैसे धुल गया, क्या कलंक था कि यहाँ के लोग तो आजादी के लिए कुछ नहीं करते हैं, उनको लगता है गुलामी रास आ गई है, उनको अंग्रेजों की दास्ता करने में ही आनंद की अनुभूति होती है। तरह तरह की बातें होती थीं कलकत्ता और बंगाल के बारे में। लेकिन 26 जनवरी सन 1931 को जो कलकत्ता वासियों ने किया वो एक ऐसा इतिहास रच गया। कलकत्ते के लगभग सभी भागों में झंडे लगाए गए थे। जिस भी रास्तों पर मनुष्यों का आना जाना था वहीं जोश, खुशी और नयापन महसूस होता था। बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को सवेरे से ही पुलिस ने घेर रखा था, क्योंकि वहीं पर सभाएं और समारोह होना था। और पुलिस ने कमिश्नर ने जो नोटिस निकाला था उसके अगेंस्ट हमारी भारतीय टीम ने भी बहुत अच्छे से एक नोटिस उनके विरोध में निकाल दिया था कि झंडा तो हम फहरा कर रहेंगे, वो भी मोनूमेंट पर, और 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी जाएगी। खुला चैलेंज दिया था। देखिए अब क्या हुआ, तो पुलिस बौखलाई हुई थी और उसने हर जगह उसने नाकाबंदी शुरू कर दी। पुलिस ने चारों तरफ से मैदानों को और पार्कों को घेर लिया, क्योंकि वहीं पर सभाएं और समारोह होना थे। स्मारक के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी उस जगह को तो सुबह के 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में आकर घेर रखा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी कई जगह पर तो सुबह ही लोगों ने झंडे फहरा दिए थे। उस समय लोगों के मन में डर नहीं था, उस समय लोगों के मन में खौफ नहीं था। वे पुलिस से नहीं डर रहे थे, ना लाठी चार्ज से, ना मरने से। उन्होंने ये ठान लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम तो इन अंग्रेजों को खदेड़ कर ही रहेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पानी पी लो भैया, कंटिन्यू कर। अगला प्रश्न है, आज जो बात थी वह निराली थी। किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला है? कैसे 26 जनवरी सन 1931 का दिन खास था? कैसे 26 जनवरी सन 1931 का दिन निराला था? किस बात से पता चल रहा था? अरे भाई, घर घर तिरंगा। हर एक, ना केवल वहां के कार्यकर्ता बल्कि ना कोई क्रांतिकारी, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रांतिकारी या कुछ नेता या कुछ विशेष लीडर्स ही इसमें शामिल थे, बल्कि कलकत्ता की स्त्रियां और लड़कियां भी आज के दिन शामिल थीं और पूरे जोश से, पूरे होश से, पूरे जज्बे के साथ घरों में, हर घर में तिरंगे को फहरा दिया गया था। आज का दिन निराला इसलिए था क्योंकि स्वतंत्रता दिवस मनाने की प्रथम आवृत्ति थी। अब स्वतंत्रता दिवस मनाना था, पूरे देश को आजाद कराने का जो जुनून था, कहते ना एक एक करके ही काम करेंगे तभी तो सारे काम पूरे होंगे। जब एक शहर से
महानगर से अंग्रेजों को खदेड़ेंगे तभी तो दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे और ऐसे करके संपूर्ण देश अंग्रेजों से मुक्त हो जाएगा और मां भारती को आजादी मिलेगी। तो ये स्वतंत्रता दिवस मनाने की पहली आवृत्ति थी कि ऐसे एकजुट होकर स्वतंत्रता प्राप्त करके रहेंगे, अंग्रेजों को खदेड़ के रहेंगे। क्या करेंगे वो? लाठियां चलाएंगे। क्या करेंगे वो? गोलियां दागेंगे। दागने दो, कितने मरेंगे हम, उनकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, फांसी के फंदे कम पड़ जाएंगे, लेकिन हमारी गर्दनें कम नहीं होंगी, हमारे सिर कम नहीं होंगे, हमारे सीने कम नहीं होंगे, हमारे जोश जज्बा कम नहीं होगा। आज का दिन निराला इसलिए था क्योंकि स्वतंत्रता दिवस मनाने की प्रथम आवृत्ति थी। पुलिस ने सभा करने की वो गैर कानूनी कहा था, किंतु सुभाष बाबू के आह्वान पर पूरे कलकत्ता में अनेक संगठनों के माध्यम से जुलूस व सभाओं की जोशीली तैयारी थी। पूरा शहर झंडों से सजा था तथा काउंसिल ने मोन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराने और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ने का सरकार को खुला चैलेंज दिया हुआ था। पुलिस भरपूर तैयारी के बाद भी कामयाब नहीं हो पाई थी। तो शुरू कैसे लिखेंगे? आज का दिन निराला था क्योंकि स्वतंत्रता दिवस मनाने की पहली आवृत्ति थी। पुलिस ने सभा को गैर कानूनी कहा था, किंतु सुभाष बाबू के आह्वान पर पूरे कलकत्ते में अनेक संगठनों के माध्यम से जुलूस और सभाओं की जोशीली तैयारी थी। जबकि पुलिस ने साफ साफ कह दिया था कि कोई सभाएं नहीं होंगी, कोई जुलूस नहीं होंगे, कोई सभा नहीं होंगी, लेकिन फिर भी सुभाष बाबू के कहने पर सभी लोग बड़े जोश के साथ इकट्ठे हुए, ठीक है, और तैयारी शुरू की। पूरा शहर झंडों से सजा था। काउंसिल ने मोन्यूमेंट के नीचे क्या किया? झंडा फहराने और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ने का सरकार को खुला चैलेंज भी दिया था। इसी दिन पुलिस भरपूर तैयारी के बाद भी कामयाब नहीं हो पाई थी। इसी बात से पता चल रहा था कि आज का दिन निराला है, आज का दिन खास है। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। हाँ, बिल्कुल नहीं की गई थी। क्यों? ऐसी सभा कभी नहीं की गई थी। बिल्कुल सही लिखा है कि खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। क्यों नहीं की गई थी? तो जब ये स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कानून तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे खुले मैदान में कभी नहीं हुई थी। और ये सभा तो कह सकते हैं कि सबके लिए ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाल दिया कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई भी व्यक्ति या कोई भी कहीं भी किसी भी तरह की सभा नहीं कर सकते। जो लोग काम करने वाले थे उनको इंस्पेक्टरों ने नोटिस थमा दिए कि यदि आप किसी सभा में शामिल हुए तो ये हमारे आदेश के विरुद्ध होगा, यह सरकार के खिलाफ होगा, ठीक है। यदि आपने भाग लिया तो आप दोषी ठहराए जाएंगे। इसका अर्थ यह साफ था कि आपको नौकरी से बेदखल कर दिया जाएगा। इधर परिषद की ओर से भी नोटिस निकाल दिया गया कि ठीक 4:24 पर मोन्यूमेंट के स्मारक के नीचे झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी जाएगी। सभी लोगों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया। प्रशासन को इस तरह से खुली चुनौती देकर ये पहले कभी ऐसी सभा नहीं की गई थी। ये वास्तव में एक ऐसी सभा थी जो इतिहास रच गई। विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? जब विद्यार्थी संघ के जो मंत्री थे अविनाश बाबू, इनके द्वारा झंडा फहराया गया तो क्या प्रतिक्रिया हुई होगी? सरकार के द्वारा क्या प्रतिक्रिया? अंग्रेजों के द्वारा, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज शुरू कर दिया होगा, उनको बंदी बनाकर जेल में डाल दिया होगा। और क्या करेंगे? शक्ति का ही प्रदर्शन करेंगे ना। बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने जैसे ही झंडा गाड़ा, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और लोगों पर लाठियां चलाना शुरू कर दी। बात आ रही है झंडे की, तो क्यों ना आज हम तिरंगे का झंडा बना ले, तिरंगे का चित्र बनाए। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इस तरह का, कोशिश करते हैं बेटा, ठीक है। अब हम चल रहे हैं तिरंगे झंडे की ओर।
तिरंगे शत शत तुझे प्रणाम। अब बीच में रहता है हमारा अशोक चक्र। अशोक चक्र में होती हैं सैफरन व्हाइट ग्रेन, तो इसको हम पूरा कर देते हैं सैफरन, केसरिया। केसरिया रंग से सजा है हमारा तिरंगा, और केसरिया रंग त्याग का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? केसरिया। केसरिया त्याग का प्रतीक होता है। अब हम चलते हैं केसरिया, सैफरन व्हाइट। अब हम चलते हैं हमारे बीच के रंग की तरफ, जो है श्वेत, और श्वेत रंग होता है शांति का प्रतीक। हमारे देशवासियों ने ये कभी नहीं कहा था अंग्रेजों से कि आप से हम युद्ध लड़ेंगे, लेकिन अपने हक के लिए उन्होंने अंग्रेजों को यहां से खदेड़ भगाया, और परिणाम स्वरूप 15 अगस्त सन 1947 को हमारे देश को पूर्ण स्वतंत्रता मिली। नीला रंग अशोक चक्र का है, जिसमें 24 तीलियां हैं। 24 तीलियां हमें 24 घंटे कार्य करने की प्रेरणा देती हैं, हमें निरंतरता के साथ चलने की प्रेरणा देती है। तो सैफरन व्हाइट, और नीचे आएगा हमारा ग्रीन। हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, जो खुशहाली का प्रतीक है। तो ये तिरंगा जो है, तिरंगे को सिलेक्ट करने में काफी समय लगा था कि कैसा तिरंगा झंडा होना चाहिए, तो फिर 6वें डिजाइन को सिलेक्ट किया गया था। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा बेटा। इस तरह से जो हमारा देश का तिरंगा झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारे मान सम्मान का प्रतीक है। इसके प्रति हमेशा हमारे मन में आदर श्रद्धा की भावना होनी ही चाहिए, और कभी भी इसके आन बान शान को कोई आंच ना पहुंचा पाए, ऐसी हमेशा हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप देख रहे हैं तिरंगा झंडा। तिरंगे झंडे के माध्यम से आपने ये देखा है कि बनाने का मैंने प्रयास किया है, और साथ ही साथ तीनों रंगों की विशेषता भी मैं आपको बताती जा रही हूं। यदि बात करें हम सफेद की, तो ये जो सफेद रंग है वो शांति का प्रतीक है। शांति, सफेद रंग शांति का प्रतीक। हरा रंग हरियाली और खुशहाली। हरा, हरियाली और खुशहाली। साथ ही साथ हमारा जो अशोक चक्र है, जो कि नीला है, अशोक चक्र है 24 घंटे हमें चलते रहना है, कर्म करते रहना है। 24 घंटे हमें चलायमान रहना है। चलायमान, 24 घंटे का एक दिन होता है ना, घड़ी में भी कांटे होते हैं। चलायमान रहना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। ठीक है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, हमें निरंतरता के साथ आगे बढ़ना है। ये हमारा देश का झंडा और उस झंडे की विशेषताएं, जो हमें नित्य निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। तो हम यही कहेंगे, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे। तो जब विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ने पर प्रतिक्रिया हुई, तो क्या किया, अंग्रेजों ने उन पर लाठी चलाना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी झंडे को गाड़ा और उसको फहराया। धन्य थे हमारे देश के सपूत, भारत माता के वीर सपूत। अब हम चल रहे हैं इसी पाठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ, जो बोर्ड परीक्षाओं में इस पाठ से पूछे गए हैं। डायरी का एक पन्ना पाठ में 26 जनवरी सन 1931 को अमर दिन क्यों कहा गया है और उसके लिए क्या तैयारियां की गई। 26 जनवरी सन 1931 का दिन विशेष इसलिए था
क्योंकि इस दिन गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। यह विशेष आयोजन कलकत्ता में मनाया जा रहा था क्योंकि तब तक वहां कुछ खास नहीं हुआ था, जिससे उनके नाम पर कलंक लग गया था। ठीक है, अब देखो अच्छे से सुनना कि डायरी के पन्ने पर 26 जनवरी 1900 अमर दिन क्यों कहा गया है। अमर दिन क्यों कहा गया है 26 जनवरी 1931 को, अमर दिन क्यों कहा गया है, और कलकत्ता या बंगाल के नाम पर क्या कलंक था। उसके नाम पर यह कलंक था कि यहाँ के लोग कुछ नहीं करते, यहाँ के लोगों को गुलामी की आदत सी बन गई है, अंग्रेजों की दास्ता स्वीकार कर ली है, इनके मन में देश प्रेम के लिए कोई भावना ही नहीं है। बहुत बड़ा कलंक लगा हुआ था, लेकिन 26 जनवरी सन 1931 के बाद वो कलंक धुल गया। कैसे, देखो 26 जनवरी सन 1931 का दिन विशेष इसलिए था क्योंकि इस दिन गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। पहली बार, कभी इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। यह विशेष आयोजन कलकत्ता में मनाया जा रहा था, जिस पर बहुत बड़ा कलंक था कि यहां के लोग कुछ नहीं करते, क्योंकि तब तक, अब तक मतलब 26 जनवरी 1931 तक कुछ भी नहीं हुआ था। वहां के लोगों में कोई भी इस तरह की भावना नहीं थी। ठीक है, जिससे उनके नाम पर कलंक लग गया था। लेकिन बात आई जब 26 जनवरी की, तो आप देखिए 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए लोगों ने अपने मकानों पर झंडे फहरा दिए, है ना। प्रचार के लिए 2000 रुपए खर्च किए गए। कई स्थानों पर जुलूस और सभाओं का आयोजन भी हुआ, और साथ ही साथ बड़े नेता अपने कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों के साथ जुलूस निकालने, झंडारोहण करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचने लगे। इसलिए इस दिन को अमर कहा जा रहा है। आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इससे संबंधित प्रश्न अभी आप देख सकते हैं बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा। इस पाठ से यदि कोई प्रश्न आया तो इसी तरह के प्रश्न आएंगे ना बेटा, कि क्यों वो खास है, बंगाल या कलकत्ता पर क्या कलंक था, और भारत जो परिषद थी, है ना, कलकत्ता की जो परिषद थी उस हिंदुस्तान की, उसमें क्या खुला चैलेंज दिया गया था, सरकारी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर ने क्या फरमान जारी किया था, क्या नोटिस निकाला था। इस तरह के प्रश्न ही आएंगे। जब हमें पता ही है कि इस तरह के प्रश्न आएंगे तो क्यों ना हम बहुत अच्छे से तैयारी कर लें, ताकि 1% भी कमी ना रहे। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपसे बार बार कहती हूं कि आप सामान्य लोगों की तरह मत सोचना कि थोड़ा सा पढ़ेंगे हो जाएगा। थोड़ा सा उनसे अधिक ध्यान देकर पढ़ लेना, फिर देखना आप हिंदी में भी 80 में से 80 लाकर रहेंगे। हम यही चाहते हैं कि आप फुल मार्क्स लेकर आए, 80 में से 80 नंबर लाएं। जो लोग कहते हैं ना, अरे भाई हिंदी में 80 में से नहीं मिलते हैं, लैंग्वेज में फुल नहीं मिलते हैं, किसने कह दिया? मिलते हैं। आप इतना अच्छा करके आएंगे कि आपको 40 में से 40 और 80 में से 80 अंक प्राप्त होंगे। डायरी का एक पन्ना पाठ के आधार पर लिखिए कि अंग्रेज सरकार ने कलकत्ता वासियों द्वारा मोन्यूमेंट पार्क में आयोजित सभा को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए थे। आपको तो पता ही है, अंग्रेजों ने तरह तरह के प्रयास किए। सबसे बड़ा तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था, नोटिस जारी कर दिया था कि कोई सभाएं नहीं होंगी। बड़े बड़े पार्क, बड़े बड़े मैदानों पर घेराबंदी कर दी थी, है ना, घेर लिया था उनको कि यहां कोई सभाएं नहीं होंगी। और साथ ही साथ जो सरकारी कर्मचारी थे उनके हाथ में भी नोटिस थमा दिया था कि यदि आप किसी भी दल या सभा में या समूह में दिखाई दिए तो आपको दोषी करार कर दिया जाएगा। इस तरह से बहुत सारी उन्होंने क्या क्या प्रयास किए, बहुत सारे प्रयास किए। उन्होंने अपनी तरफ से हर भरसक प्रयास किया। कोलकाता के वासियों ने डायरी का एक पन्ना के पाठ पर आधारित भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ी संघर्ष की कहानी प्रस्तुत की। वास्तव में इतनी बड़ी संघर्ष की कहानी प्रस्तुत की कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। अंग्रेज सरकार ने मोन्यूमेंट पार्क में सभा को रोकने के लिए पुलिस को भेजा, बड़े बड़े मैदानों और पार्कों को घेर लिया ताकि यहां कोई भी जुलूस या सभा ना निकाले जाए। विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा फहराया। अंततः भीड़ के साथ उन्हें पकड़ लिया गया, उन्हें बंद कर दिया गया, लाठीचार्ज किया गया
और जेल भी भेज दिया गया। ये साहसिक कदम भारत की आजादी के लिए उनके लक्ष्य की प्रतीक्षा करते रहने का प्रमाण था और अंग्रेज अपने प्रयास कर करके थक गए, मुंह की खानी पड़ी। लाठीचार्ज किया, भीड़ को रोकने का प्रयास किया, फरमान जारी कर दिया, लेकिन खुला चैलेंज दे दिया कि ठीक 4:24 पर मॉन्यूमेंट पर झंडा फहराया जाएगा और इतना ही नहीं, स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी जाएगी। और ये हुआ। यहां सुभाष बाबू और जो भी उनके समूह के लोग थे उन पर लाठीचार्ज हो रहा था, क्योंकि पुलिस को पता था सुभाष तो नेता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यही है सबसे बड़ा लीडर, इसी को पकड़ो। पुलिस की ये सोच थी। वहां पर पुलिस ने नेताजी पर लाठी चलाना शुरू कर दिया, कई लोग घायल भी हुए और पुलिस लगी थी इनको रोकने में, जब तक ठीक 4:24 पर स्त्रियों ने मॉन्यूमेंट पर झंडा फहरा भी दिया। इसको कहते हैं जोश, इसको कहते हैं समर्पण, इसको कहते हैं देशभक्ति की सच्ची भावना। इसलिए अंग्रेज सरकार ने जो प्रयास किए वो विफल हो गए, सफल नहीं हुए। डायरी का एक पन्ना पाठ के आधार पर लिखिए, 26 जनवरी सन 1931 का दिन विशेष क्यों था? अभी अभी हमने विशेष या जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसमें भी यही चर्चा की थी कि इस दिन क्या हुआ था। इस दिन हर घर तिरंगा था। साथ ही साथ यहाँ के ना केवल पुरुषों ने, ना केवल कर्मचारियों ने, बल्कि स्त्रियों ने भी ये ठान लिया था कि अब तो हम स्वतंत्रता लेकर ही रहेंगे। तिलक का ये नारा था ना, फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वतंत्रता, स्वाधीनता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। इसी तरह की तैयारी, इसी तरह का जुनून, इसी तरह का जोश आज बंगाल में कलकत्ता में चल रहा था। ना केवल वहां के प्रमुख कर्मचारी बल्कि स्त्रियां और लड़कियां भी पूरी तरह से शामिल थीं। डायरी का एक पन्ना पाठ के आधार पर 26 जनवरी 1931 को सारे हिंदुस्तान में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कौन सा? पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और साथ ही साथ इतने जोश और दम हमसे यह स्वतंत्रता दिवस मनाया गया कि अंग्रेज तो जैसे दांतों तले उंगलियां दबाकर रह गए। डायरी का एक पन्ना पाठ के आधार पर 26 जनवरी सन 1931 को सारे हिंदुस्तान में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इसकी तैयारी के क्रम में बाजारों में प्रायः मकानों पर, हर मकान पर झंडा, राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और इसकी क्या हुआ, कई मकानों में अत्यंत सुंदरता से सजाया भी गया। कलकत्ते में इतने झंडे लगाए गए थे कि हर रास्ते में झंडे ही झंडे नजर आ रहे थे। मकानों व सार्वजनिक स्थलों में राष्ट्रीय झंडे फहराए गए, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई हो। इसलिए यह दिन विशेष था। समझ में आया? अगला प्रश्न है, एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वह ना कर सके। वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो जरा, प्रश्न समझ में आ रहा है ना बेटा? जब आप प्रश्न समझोगे तो उत्तरों को अच्छे से लिख कर आओगे। एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वह ना कर सके। मतलब एकता में ही बल है। जब 1, 2, 10 और सब एक साथ हो जाते हैं ना, तो मजाल किसी शत्रु की जो आंख उठाकर भी देख सके, उसके हौसले तो वैसे ही पस्त हो जाते हैं। तो जब एक संगठित समाज कृत संकल्प हो, मतलब कुछ कर गुजरने का संकल्प यदि ले ले तो सब कुछ हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं जो वो ना कर सके। डायरी का एक पन्ना पाठ के संबंध में कहे गए उक्त कथन की उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए। ये पाठ की ही लाइंस है और मैंने आपको पहले भी बताया कि पाठ के बीच में से कथन पूछे जाएंगे जिनसे प्रश्न बनाकर आपके सामने आ जाएंगे, और आए हैं और इसी तरह के आएंगे। डायरी का एक पन्ना पाठ यह उजागर करता है कि एक संगठित समाज कृत संकल्प हो। कृत संकल्प मतलब कर्म करने के लिए निश्चय, दृढ़ संकल्प, कर्म करने के लिए संकल्पित या दृढ़ निश्चय, पूरी तरह से
निश्चयी। ठीक है, कृत संकल्प मतलब काम करने के लिए पूरी तरह से ठान ले, मतलब ठान ले, बस ठान लेना। ठीक, शॉर्ट में हम कह सकते हैं ठान लेना। तो डायरी का एक पन्ना पाठ ये उजागर करता है कि एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वो ना कर सके। इसमें 26 जनवरी सन 1931 को बंगाल में अंग्रेजी सरकार के आदेश के विरुद्ध सभा की गई, जुलूस निकाले गए तथा मॉन्यूमेंट के नीचे स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी गई। अंग्रेज सरकार ने, पुलिस ने बहुत कोशिश की लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब रही। झंडा भी फहराया गया उसी समय और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पाठ को पढ़कर आपने पूरी तरह से समझ लिया है, सुन लिया है और अब बोर्ड परीक्षाओं के लिए आपने भी कमर कस ली है कि हम भी अब ठानते हैं कि पाठ पुस्तक से किसी भी पाठ से कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न क्यों ना जाए, हम उन प्रश्नों के उत्तर ऐसे देंगे कि हमें पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होंगे ही। और साथ ही साथ पाठ पढ़ने के बाद हमें अपनी देश, अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पण भावना का भी विकास हुआ, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करती हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, रुचि के साथ, इंटरेस्ट के साथ, लगाव के साथ, समर्पण के साथ और पूरे डिवोशन के साथ खुश होकर पढ़ाई करिए। किसी भी तरह की टेंशन नहीं करना है, हम हैं ना आपके साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।